very good evening to all of you. So, let's start some of the practice questions for the upcoming CSIR examinations, as practicing questions are very important for the exam qualifications. So, without wasting a time, let's start. Now, our first question is saying that which of the all options given below, which one is correct. ठीक है, so we have given a matrices of A of order n cross n, which is rank 1 matrix. ठीक है, rank 1 matrix we have given. So options are, there exist matrices PQ such that it belongs to a MNR such that all the entries of the matrix PAQ are equal to 1. ठीक है, एक ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी जिसकी सारी एंट्रीज क्या होगी हमारी 1 1 1 1 एग्जिस्ट होगी. ठीक है, 1 1 1 ऐसे हो सकता है एक मैट्रिक्स में. नाउ नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा, तो ऑब्वियसली ये तो हो सकता है ना, देयर एग्जिस्ट है तो ये चीज़ हमारी हो सकती है. दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. नाउ देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स सच दैट, नहीं देखो इन्वर्टिबल तो हो ही नहीं सकती. अगर रैंक 1 मैट्रिक्स है तो रैंक 1 मैट्रिक्स में हमें पता है आइगन वैल्यूज़ क्या होती है, ट्रेस एंड 0 0 0. तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वहाँ पे आपकी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो, तो ये इन्वर्टिबल की वजह से फॉल्स हो जाएगा. ए हैज़ नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यू, ए हैज़ अ नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यू. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यू ए हैज़, हाँ बट ये है कि ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता. जैसे अब इस केस में तो ठीक है ये आ जाएगा हमारा, लेकिन सपोज़ करो कि आपके पास ये मैट्रिक्स है 0 0 1 0 0 0 0 0 0. अब यहाँ देखो ये इन्वर्टिबल भी नहीं है और ये यहाँ पे नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यू भी नहीं है, सारी आइगन वैल्यू ज़ीरो है. सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट. नाउ जब हमारे पास 0 0 ही है तो ये कह रहे हैं कि जो वेक्टर है 1 1 1 आर बिलोंग्स टू एन इज़ आइगन वेक्टर फॉर ए. तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ये ही आइगन वेक्टर आए 1 1 1 ही. ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये भी हो सकती है मैट्रिसेस और ये भी हो सकती है, जैसे 1 1 1 1 1 1 1 1. और जो हमारे पास इस तरह की मैट्रिक्स होती है उसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होती है, ट्रेस 0 एंड 0 और जितनी बार आपके 0. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये होगी या नहीं. तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ ओनली करेक्ट ऑप्शन है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल बी सॉल्विंग. चलो, दिस इज़ अ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन. नाउ हियर इट इज़ कि y एंड y2 हमारे दो सॉल्यूशंस हैं. ठीक है, और उनकी कॉमन ज़ीरोज़ है. ठीक है, तो देन y एंड y2 आर लीनियर इंडिपेंडेंट और ये 0 0 0. तो हमें पता है कि रॉन्स्कियन में अगर हमारे y1 और y2 अगर li सॉल्यूशंस है, लीनियर इंडिपेंडेंट अगर हमारे सॉल्यूशंस है, तो वो क्या होंगे, वो कभी भी उनका कॉमन ज़ीरो नहीं होगा. ठीक है, कॉमन एक्सट्रीमा भी नहीं होगा, रिपीटेटिव ज़ीरोज़ भी नहीं होंगे. ये उसकी प्रॉपर्टीज़ है, कुछ प्रॉपर्टीज़. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि लीनियर इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा, ये चीज़ भी नहीं होगी. ठीक है, लेकिन हाँ डिपेंडेंट हो सकते हैं. तो यहाँ पे हमारा ज़ीरो आ जाएगा. जब हमारा रॉन्स्कियन जो है वो ज़ीरो होगा तब हम ये कह सकते हैं कि हाँ वो डिपेंडेंट हो सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं. नाउ वी हैव गिवन एफ एक्स जो है हमारा एक्स स्क्वायर है, जी एक्स हमारा एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स है और एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 है. तो ये कह रहे हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है. एफ और जी जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है बट कैन नॉट बी द सोल्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंट इक्वेशन एंड दिस कैन बी अ सोल्यूशन ऑफ दिस एंड ये रॉन्स्कियन ऑफ एफ एंड जी. अब आप देखो कि आपका जो एक एफ एक्स है और एक ये है एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स. तो ये बताइए कि क्या ये डिपेंडेंट है एक दूसरे पे. ये एक एक्स स्क्वायर है और एक आपका एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स है, तो नो दे आर नॉट डिपेंडेंट. ठीक है, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो ऑर्डिनरी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस नहीं है. बट ऐसा नहीं है, अगर आप इसमें कोई भी इक्वेशंस बना सकते हो. आपको याद आ रहा होगा कि कॉची जो इक्वेशन है जनरली उससे हम इसके रूट्स बना सकते हैं. तो वो क्या कैसे लिखते हैं, अगर उसका सोल्यूशन मतलब C1 और e रेज टू पास z होता है प्लस z
और ई रेज टू पावर यहाँ पे 2z है क्योंकि स्क्वायर है ना, तो ये 2z आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है तो ये तो आराम से आ जाएगा। तो इट मीन्स कोई ना कोई डिफरेंशियल इक्वेशन पक्का होगी जिसके ये सोल्यूशंस होंगे ही होंगे। सो सी इज़ वेरी मच करेक्ट ऑप्शंस। नाउ नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा है कि हमें क्या निकालना है, इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस निकालना होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक क्वेश्चन इससे बहुत बन जाता है। तो इसके मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी बताना चाहूँगी। थ्योरी ये है, फॉर अ रेक्टेंगुलर रीजन, अगर हमारा रेक्टेंगुलर कोई रीजन है, ठीक है, और वहाँ पे x माइनस जो x0 है वो a से छोटा या a के इक्वल है, और जो y माइनस y0 है वो b से छोटा या b के इक्वल है। ये इक्वल्स टू का साइन है, सॉरी, ठीक है, ये साइन है। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा जो इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस होगा, इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है, वो कैसे होगा, वो हमारा h होगा। ठीक है, और x आपका h से छोटा है, और वो h आप हम कैसे निकालते हैं, h हम निकालते हैं मिनिमम a b अपॉन m। ठीक है, ये निकालते हैं हम a b अपॉन m। लेट मी राइट इट प्रॉपरली, सॉरी, मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ। ठीक है, ये हमारा होता है h इज इक्वल्स टू मिनिमम a b अपॉन m। ठीक है, और यहाँ पे m क्या होता है, ये होता है हमारा मैक्सिमम ऑफ, जो हमारा f दिया है उसमें x और y में से जो मैक्सिमम है वो हमारा m होता है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो हमारा a है वो 1/2 है। ठीक है, तो हमारा h क्या आ जाएगा, वो सिंपल 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और b जो है हमारा वो 0 दिया है अपॉन m, और m हमारा मैक्सिमम है। अब 0 अपॉन m कर दो, अब m की आप कोई भी मैक्सिमम वैल्यू करो वो 0 ही आएगा। तो एक तरह से ये हमारा क्या बन गया, 0 से 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 1/2 क्या हो रहा है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज़ वेरी मच करेक्ट ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आई होप ये आपको अंडरस्टैंडेबल होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी है हमारे पास। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें हमारा ओके, ये हम करते हैं, अगर हमें चेक करना हो तो हम कैसे चेक करते हैं, ये हम चेक करते हैं p अपॉन डी पी को अगर हम डी एक्स के हिसाब रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें, फिर q डी क्यू को डी एक्स के, ठीक है, एंड r डी आर अपॉन डी एक्स डी एस, जो भी आपने फिक्स्ड आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है। अगर ये तीनों इक्वल है देन इट इज़ इनफाइनाइट, अगर ये इक्वल नहीं है तो हमारा नो सोल्यूशन आएगा, और ये कोई भी इक्वल नहीं है तो हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा y इक्वल्स टू z। ठीक है ना, अब हमारी जो इक्वेशन बन रही है इसमें अगर देखा जाए तो p क्या है, हमारा x है, और जो q है वो हमारा माइनस x है। अब ये हमें दिख रही है होमोजीनियस इक्वेशन, तो होमोजीनियस इक्वेशन में हमारा नो सोल्यूशन का तो कोई बनता ही नहीं है, और यहाँ पे नो सोल्यूशन कहीं है भी नहीं हमारे पास ऑप्शन में। चलो ठीक है, क्लियर ना, ये हमारा आ जाएगा x अपॉन ये हमारा, अच्छा x को हम यहाँ पे हमने रूट z लिया एक तरह से ना इस इक्वेशन में। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलूँ तो मेरा जो x है वो क्या है, रूट z है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ रूट ऑफ z, और जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी तो ये मेरा आ जाएगा 1 अपॉन रूट z, एक तरह से ये मेरा z अपॉन 2 आ गया। ठीक है, तो और जब मैं q को देखूँगी तो q मेरा क्या है, यहाँ पे माइनस ऑफ x है, माइनस ऑफ x है, और जब मैं इसको
वो करूँगी डिफ्रेंशिएट, तो ये मेरा -1। तो एक तरह देखिए यहाँ पे z/2 आ रहा और यहाँ पे हमारा x आ रहा है। या हम इसको एक तरह से और भी कर सकते हैं कि हम t वेरिएबल के हिसाब से इसको चेक कर लें, t वेरिएबल ले लें, तो इफ़ आई मतलब फिर सेम हो जाएगा एक तरह से ना। तो हमारा p जो है दैट इज़ y एंड q है हमारा वो -x है। तो अगर मैं x को t को लेना पड़ेगा मुझे ना, सॉरी, और मैं z को t ले लेती हूँ, ठीक है, तो मेरा जो x है वो क्या आ जाएगा, √t आ जाएगा, ठीक है, ±√t आ जाएगा एक तरह से। मैं t² ही ले लेती हूँ उससे बेटर, ताकि मुझे प्लस माइनस की प्रॉब्लम ना आए। तो अगर ये 2 से है तो मेरा x क्या आ जाएगा, x मेरा t आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे करती हूँ, जब मैंने यहाँ ये यूज़ किया तो ये मेरा आएगा t/1, और मैं यहाँ पे करूँगी तो ये मेरा आ जाएगा -t/1। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो ये इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली मेरा क्या आंसर आएगा, यूनिक, ए ऑप्शन, ठीक है। वैसे ये बी पार्ट का है तो ये ऑप्शन ही सही होगा। अब फाइनाइट मैनी इंटीग्रल सरफेस पासिंग थ्रू द, या तो इनफाइनाइट होगा या यूनिक होगा, तो फाइनाइटली मैनी तो हो नहीं सकता, ठीक है। नो इंटीग्रल, अच्छा नो सोल्यूशन है तो ये भी आप कट कर दो। नाउ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन सेम इक्वेशन है, लेकिन हमारी जो सेम इक्वेशन जब हमने यहाँ पे सॉल्व की थी तो ये यूनिक सोल्यूशन ही आ रहा था। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।